जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 6 करना है। और आज का जो लेक्चर है इसमें दो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो एक मेन हेडिंग हम लिख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। सबसे पहले तो हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिस्कस करते हैं, वेरिएशन इन प्रेशर। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में ये डिसाइड किया था कि स्पीड ऑफ साउंड जो है उसका जो फॉर्मूला हम फ्यूचर में यूज करेंगे वो लैप्लेस करेक्शन के बाद वाला यूज करेंगे। तो वही फॉर्मूला यहां पर मैं लिख देता हूं। स्पीड ऑफ साउंड हम जानते हैं किसके इक्वल है, गैमा इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P डिवाइडेड बाय रो, और इस सारे का स्क्वायर रूट। हम ये जानते हैं कि अगर हम इस रूम में फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके से प्रेशर बढ़ा दें तो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं ये करीब करीब आ जाएंगे, यानी हवा के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये करीब करीब आ जाएंगे। करीब करीब आने का क्या मतलब है कि यूनिट वॉल्यूम में इनका मैस बढ़ जाएगा, यानी मैस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं डेंसिटी बढ़ जाएगी। इन शॉर्ट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, ये हम कंडीशन लिख लेते हैं, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो प्रेशर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर को कम करेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी प्रेशर कम करने पे गैस फैल जाएगी और उसकी डेंसिटी में कमी आ जाएगी। और मजे की बात यह है कि प्रेशर और डेंसिटी में ये जो रिलेशन है ये लीनियर है। मतलब ये हुआ कि जितना प्रेशर बढ़ाएंगे डेंसिटी भी उतनी ही बढ़ेगी, जितना प्रेशर कम करेंगे डेंसिटी भी उतनी ही कम होगी। यानी हम कह सकते हैं कि प्रेशर और डेंसिटी की ये जो रेशो है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो। हम कह सकते हैं कि प्रेशर और डेंसिटी, ये जो सामने आपको इक्वेशन नजर आ रही है स्पीड ऑफ साउंड की, इसमें प्रेशर और डेंसिटी की रेशियो तो कांस्टेंट है और गैमा तो पहले ही कांस्टेंट है। सो स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट रहेगी, यानी प्रेशर को बढ़ाएं या कम करें स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो देयर इज नो इफेक्ट इफ वी चेंज द प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर? तो ये तो था फर्स्ट, जिसे आप शॉर्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। अब इसका दूसरा पार्ट आ जाता है आज के लेक्चर का, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डेंसिटी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। इमेजिन करें कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, यानी प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा हुआ है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा। तो मुझे यह बताएं, वो जो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 जिसे मैं लैप्लेस करेक्शन वाली स्पीड ऑफ साउंड वाला फॉर्मूला जो हमने लिखा था, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला, उसमें गैमा तो पहले ही कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो फिर स्पीड का डेंसिटी के साथ कैसा रिलेशन आ गया? स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अब मेरा आपसे यह क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे डेंसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर को कम करेंगे डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन अभी मैंने इस पार्ट को एक्सप्लेन करते हुए कंडीशन लगा दी कि प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, यानी प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते। तो फिर मुझे यह बताएं कि डेंसिटी में कैसे तब्दीली आएगी। सोचें जी, आप में से कुछ बच्चों ने ठीक सोचा, सबने ठीक नहीं सोचा। देखिए, डेंसिटी में अब तब्दीली आएगी मीडियम को चेंज करके। जैसे फॉर एग्जांपल इस जगह पर अगर हाइड्रोजन गैस हमने फिल की हुई थी तो इस हाइड्रोजन गैस को निकाल दें और ऑक्सीजन गैस को फिल कर दें, यानी नेचर ऑफ मीडियम चेंज करना पड़ेगा, नेचर ऑफ गैस चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिलेशन बना लेते हैं। जैसे रिलेशन मैंने यहां पर लिखा, स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मीडियम जिसके अंदर साउंड ट्रेवल कर रही है। अब इमेजिन करें मैं कंपैरिजन करने लगा हूं स्पीड ऑफ साउंड का हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। इससे पहले मुझे यह बताएं, अगर मैं डेंसिटीज का कंपैरिजन करूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो क्या रिलेशन बनता है? देखें, हम जानते हैं कि डेंसिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो हाइड्रोजन की डेंसिटी के मुकाबले में 16 टाइम्स है। यानी मैं लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन।
अब स्पीड ऑफ साउंड के फॉर्मूला से आपको डेंसिटी के साथ स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन समझ आ रहा है। अब गौर करें, इमेजिन करें कि हमें हाइड्रोजन के अंदर स्पीड ऑफ साउंड का पता है और फॉर एग्जांपल लेट स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज, उसका नाम हम रख देते हैं v और नीचे सबस्क्रिप्ट में हाइड्रोजन लिखा हुआ है H2। अब मुझे स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन निकालनी है। जरा गौर से देखें, ऑक्सीजन की डेंसिटी हाइड्रोजन की डेंसिटी के मुकाबले में कितने टाइम्स है? 16 टाइम्स। तो ऊपर वाले फॉर्मूला में देखें, स्पीड ऑफ साउंड का डेंसिटी के स्क्वायर रूट के साथ उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। लेकिन ऑक्सीजन की डेंसिटी हाइड्रोजन के मुकाबले में कितने टाइम्स है? 16 गुना, 16 टाइम्स। तो फिर स्पीड कितने टाइम्स हो जाएगी? जरा गौर करें, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में मैं एरो लगा के आपको समझा रहा हूं। डेंसिटी कितने टाइम्स है? 16 टाइम्स। और स्पीड कितने टाइम्स आएगी? उल्टा कर स्क्वायर रूट करके समझ आएगी, क्योंकि स्पीड का डेंसिटी के स्क्वायर रूट के साथ उल्टा रिलेशन है। तो अगर डेंसिटी 16 टाइम्स है तो स्पीड ऑफ साउंड कितने टाइम्स हो जाएगी? 1/16 करें और स्क्वायर रूट ले लें, कितने टाइम्स होगी? 1/4 टाइम्स। सो हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन। राइट, बात समझ आ गई है। यानी स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन के अंदर जितनी भी है ऑक्सीजन की स्पीड ऑफ साउंड उसका 1/4 है, 1/4 टाइम्स। और अगर आप इसको थोड़ा सा सही करके लिखना चाहें, 4 को उस तरफ ले जाएं, तो स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन किसके इक्वल आ गई? 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। यानी हाइड्रोजन के अंदर स्पीड ऑफ जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ऑक्सीजन के मुकाबले में 4 गुना है, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में 1/4 टाइम्स है, यानी कम है। उम्मीद करता हूं इतने हिस्से की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम लेक्चर के थर्ड पार्ट की तरफ जाने लगे, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। अब फर्ज कर लें, टेम्परेचर को डिस्कस करने के लिए मैंने प्रेशर प्रेशर को मैंने कांस्टेंट रख दिया। इमेजिन करें कि अब हम प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं कर रहे, ताकि हमारा जो दिमाग है वो फोकस हो के सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर में वेरिएशन को सोच सके। इमेजिन करें कि इस जगह का टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, तो जैसे पहले मैंने आपको बताया कि गैस एक्सपैंड करेगी, और गैस की एक्सपेंशन का क्या मतलब है? मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, यानी डेंसिटी में कमी आ गई। इसका मतलब है टेम्परेचर को चेंज करने से डेंसिटी में तब्दीली आएगी। इसलिए वो जो लैप्लेस करेक्शन वाला रिलेशन है V इज इक्वल टू गैमा P डिवाइडेड बाय रो का स्क्वायर रूट, इसमें हम थोड़ी सी वैल्यूज को पुट करने के लिए कुछ हम रिप्रेजेंटेशन करने लगे। देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं, एट 0 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ मीडियम को किससे जाहिर करेंगे? रो के साथ नीचे छोटा सा 0 लिख दें, रो नॉट। और स्पीड को किससे जाहिर करेंगे? स्पीड ऑफ साउंड इज V नॉट। इसी तरह फर्ज कर ले हमने टेम्परेचर ऑफ मीडियम बढ़ा दिया और उसको T डिग्री सेल्सियस कर दिया। सो एट T डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ मीडियम इज रो, नीचे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा t लिख दिया, और स्पीड ऑफ साउंड को हम v नीचे छोटा सा t लिखकर जाहिर कर दिया। अब ये जो नोटेशंस हैं इनको अगर ऊपर वाली इक्वेशन में इस्तेमाल करें तो स्पीड ऑफ साउंड के दो रिलेशन बनाए जा सकते हैं, एक vt का और एक v नॉट का। vt का रिलेशन हमारे पास बनेगा गैमा p डिवाइडेड बाय रो t का स्क्वायर रूट, और v नॉट का क्या बनेगा? गैमा p डिवाइडेड बाय रो नॉट का स्क्वायर रूट। ऐसा करें, ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको इक्वेशन 2 और 3 कह दें। अब जो vt वाली इक्वेशन है उसे ऊपर लिखें और v नॉट वाली इक्वेशन को नीचे लिखें और डिवाइड कर दें। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे vt डिवाइडेड बाय v नॉट इक्वल आ गया गैमा p डिवाइडेड बाय रो t का स्क्वायर रूट, और ये सारा डिवाइड हो रहा है गैमा p डिवाइडेड बाय रो नॉट का स्क्वायर रूट। नीचे वाली रेशियो को ऊपर लेके जाएंगे तो उलट जाएगी, ऊपर जाकर हमारे पास बन जाएगा गैमा p से कैंसिल, और स्क्वायर रूट को मैंने इकट्ठा कर दिया रो नॉट डिवाइडेड बाय रो t सारे का स्क्वायर रूट। सो vt डिवाइडेड बाय v नॉट किसके इक्वल आ गया? रो नॉट डिवाइडेड बाय रो t का स्क्वायर रूट। इससे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं।
अब थोड़ा सा पुरानी डिस्कशन पे जो स्कूल क्लासेस में हमने पढ़ी हुई है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसेस एक्सपैंड करती हैं और उनकी एक्सपेंशन की वजह से वॉल्यूम में इजाफा होता है। अब यहां पर हम वॉल्यूम को भी लेबल करेंगे, यानी फर्स्ट कर लें 0 डिग्री सेल्सियस के केस में जो वॉल्यूम था उसे कैपिटल V नॉट से, एक बात याद रखें, स्पीड के लिए मैं छोटा v यूज करवा रहा हूं और वॉल्यूम के लिए कैपिटल V है। इसको गौर से अपने जहन में बिठा लें ताकि आपको याद रहे, आप इनको मिक्स ना करें। तो 0 डिग्री सेल्सियस के लिए कैपिटल V नॉट और T डिग्री सेल्सियस के लिए कैपिटल VT, ये उस सिस्टम या गैस के वॉल्यूम के बारे में हमें बता रहे हैं। हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर को 0 से T डिग्री सेल्सियस किया जाए तो जो वॉल्यूम बन जाता है, फाइनल वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला ये होता है VT इज इक्वल टू V नॉट बाहर आ गया कॉमन और ब्रैकेट्स के अंदर आ जाता है 1 प्लस बीटा इंटू T। इसमें जो T है ये T डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर हमने बढ़ाया था, ये उस तरफ हमारा इशारा कर रहा है, ठीक है। और जरा गौर करें, ये जो बीटा है इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से जो गैस एक्सपैंड कर रही थी उसका जो कोफिशिएंट, और इसकी वैल्यू किसी भी गैस के लिए 1/273 होती है। और अगर आप इसके यूनिट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट बनेगा पर केल्विन। तो ये हमने बीटा के बारे में बता दिया। अब आपने क्या करना है, आपने वॉल्यूम की जगह डेंसिटी की फॉर्म में वैल्यू पुट करनी है। कैसे? ये बात तो हम जानते हैं कि डेंसिटी का, सामने बॉक्स में मैं आपको दिखा रहा हूं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को उस तरफ ले जाएं तो वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब मुझे ये बताएं, वॉल्यूम के साथ नीचे अगर T लिख दिया जाए तो इधर डेंसिटी के साथ T आ जाएगा, और अगर वॉल्यूम के साथ नॉट लिख दिया जाए 0 तो नीचे डेंसिटी के साथ 0 आ जाएगा। यानी VT इज इक्वल टू M यानी मैस डिवाइडेड बाय रो T, और उस तरफ V नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, मैस डिवाइडेड बाय रो नॉट। और ये बात याद रखें, यहां पर जो V है ये कैपिटल है और ये वॉल्यूम को जाहिर कर रहा है। हमने क्या करना है, हमने उस इक्वेशन में जो अभी अभी ऊपर हमने बनाई थी VT वाली, VT वॉल्यूम T वाली जो इक्वेशन है, उसमें VT की जगह M ओवर रो T लिख दें और V नॉट की जगह M ओवर रो नॉट लिख दें। मैस मैस से कैंसिल हो गया, रो नॉट उस तरफ चला गया और रो T इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया। तो आप गौर करें, रो नॉट किसके इक्वल आ रहा है, रो T मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बीटा इंटू T। अब ये जो है ना, ये ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें, जिससे हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया था, वो जो स्पीड की रेशो वाली इक्वेशन है। स्मॉल VT डिवाइडेड बाय स्मॉल V नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ऊपर रो नॉट था, रो नॉट की जगह हम पुट कर देंगे रो T मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बीटा T, और नीचे भी रो T है, ऊपर वाला रो T नीचे वाले रो T से कैंसिल हो जाएगा। अब गौर करें, यहां पर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, 1 प्लस बीटा T, और इस सारे का स्क्वायर रूट है। बीटा की वैल्यू पुट करें, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई, बीटा की जगह 1/273 पुट कर दिया तो आपके पास ये बन गया 1 प्लस T डिवाइडेड बाय 273 सारे का स्क्वायर रूट। इस इक्वेशन को भी हम इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। इस इक्वेशन नंबर 5 की आगे थोड़ी देर में हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने इसका नाम इक्वेशन नंबर 5 रख दिया। अब एक काम करें, इसी इक्वेशन में नीचे एलसीएम लें। एलसीएम क्या आएगा, 273 ऊपर आ जाएगा, 273 उधर चला गया और इधर T आ गया। थोड़ी सी तरतीब सही करके लिख लेते हैं। T को पहले लिख लिया, T, और T का यूनिट क्या था, डिग्री सेल्सियस, प्लस 273, और नीचे जो 273 लिखा हुआ था इसको मैं 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 लिख लेता हूं, और ये जो 0 है ये मैंने अपने से डाला है। अब आप जरा सोचें, आपने केल्विन और डिग्री सेल्सियस की जो कन्वर्शन है वो पढ़ी हुई है। अगर डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू में, सामने बॉक्स में आपको दिखा रहा हूं, डिग्री सेल्सियस में अगर 273 ऐड कर दिया जाए तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर बन जाता है, यानी केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा हुआ है, अगर आप कंप्यूटर वाले हैं तो फिर अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसको याद रख लें। अब जरा गौर करें, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है ऊपर
T डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इसका मतलब है ये सेल्सियस से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, केल्विन में। अगर मैं T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 की जगह एक ही लिखना चाहूं तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा, केल्विन वाला। तो इसे मैं कैपिटल T से जाहिर कर रहा हूं। इसी तरह नीचे 0 प्लस 273 है, ये भी सेल्सियस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, केल्विन में। इसका मतलब है इसके साथ भी मैं कैपिटल T लिख देता हूं, कैपिटल T के साथ नीचे छोटा सा 0 लिख दिया, T नॉट। अमूमन कैपिटल T एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन वाले टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। अब आप गौर करें, हमारे पास जो रिलेशन है वो बन गया VT डिवाइडेड बाय V नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर कैपिटल T डिवाइडेड बाय कैपिटल T नॉट। और कैपिटल T कौन सा टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, जिसका ताल्लुक किसके साथ है, स्मॉल t डिग्री सेल्सियस के साथ। और नीचे जो T नॉट है ये भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, लेकिन इसका ताल्लुक किसके साथ है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 0 के साथ है। उम्मीद करता हूं इस हिस्से की आपको समझ आ गई है। अब जरा और करें इस इक्वेशन की तरफ, Vt उस तरफ वेलोसिटी का जो T डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी थी वो ऊपर है, और इस तरफ T डिग्री सेल्सियस के कोरेस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऊपर है और साथ स्क्वायर रूट है। इसी तरह नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे V नॉट है 0 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी, और इस तरफ T नॉट है यानी 0 डिग्री सेल्सियस के कोरेस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर का स्क्वायर रूट। हम कह सकते हैं कि स्पीड का और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट का डायरेक्ट रिलेशन है। यानी इस इक्वेशन की मदद से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, सामने मैं आपको अलग से दिखा देता हूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर का स्क्वायर रूट। यानी हम रिजल्ट निकाल चुके हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, और इसका ताल्लुक किस तरह का है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। यानी अगर आपसे यह कहा जाए कि आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर को 2 टाइम्स कर दें तो स्पीड ऑफ साउंड में कितना फर्क पड़ेगा, वो 2 का स्क्वायर रूट टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट के मुताबिक चेंज होना है ना। इसी तरह अगर आपसे यह कहा जाए कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर को 4 टाइम्स कर दिया गया तो स्पीड ऑफ साउंड में क्या फर्क पड़ेगा, वो 4 का स्क्वायर रूट टाइम्स, यानी 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, यानी 2 टाइम्स हो जाएगी। उम्मीद करता हूं इस हिस्से की भी आपको समझ आ गई है। अब हम थोड़ा सा आगे मूव ऑन करने लगे। ऊपर वाला इक्वेशन देखें जो अभी अभी मैंने लेबल किया था, Vt डिवाइडेड बाय V नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर क्या था, 1 प्लस T डिवाइडेड बाय 273। अब यहां इस इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख रहा हूं, ऊपर मैं हेडिंग लिख देता हूं, इस हिस्से के ऊपर मैं हेडिंग लिख देता हूं जो अभी अभी मैंने इक्वेशन लिखी है, स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री सेल्सियस। अब मैं एक छोटा सा और भी रिलेशन बना रहा हूं सेल्सियस टेम्परेचर स्केल के मुताबिक। आप गौर करें, ऊपर मैंने अभी जो रिलेशन बनाया ये केल्विन के मुताबिक बना दिया था, सिर्फ रिलेशन समझाने के लिए कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट के अंदर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड का डायरेक्ट ताल्लुक है। लेकिन अब मैं T डिग्री सेल्सियस पे एग्जैक्ट फॉर्मूला निकालने लगा हूं स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू निकालने के लिए। गौर से देखते जाएं। देखिए, अगर आप इस स्क्वायर रूट को खत्म कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं पावर 1/2 की शक्ल में लिख सकते हैं। आपको याद होगा हमने इसी चैप्टर 8 में हमने लैप्लेस करेक्शन में बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम एक फॉर्मूला यूज किया था जो मैंने आपको लिखवाया भी था। मैं अभी आपको रिवाइज भी करवा देता हूं। वो सामने बॉक्स में मैं आपको दिखा रहा हूं, 1 प्लस एक्स की पावर, सारे की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, और आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूं प्लस अगली सारी टर्म्स जो है वो x के स्क्वायर वाली, x के क्यूब वाली अगली टर्म्स को मैं इग्नोर कर दूंगा। तो इसलिए आप सिर्फ इसमें 1 प्लस एन एक्स प्लस अप टू सो ऑन इस तरह से याद रख लें, इतना ही काफी आपके लिए यहां पे। तो अब यहां भी मैं ऐसे ही करने वाला हूं। देखें, 1 प्लस टी ओवर 273 और इस सारे की पावर 1/2 है। अगर यहां पर मैं देखूं x की जगह क्या लिखा हुआ है, टी ओवर 273 लिखा हुआ है, और n यानी पावर कितनी है 1/2। तो गौर करें, सामने मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया है, इसको कैसे ओपन करना है, इसको हमने ओपन करना है 1 प्लस एन एक्स करके,
और अगली टर्म्स को हम इग्नोर कर देंगे। उसकी वजह क्या है कि x का स्क्वायर यानी t/273 का स्क्वायर, t/273 का आगे चल के क्यूब आएगा, आगे चल के उसकी पावर 4 आएगी। ये जो हायर पावर्स हैं इनकी वैल्यू इतनी छोटी होती जाएगी कि वो इग्नोर की जा सकती है, इसलिए हम हायर पावर्स को इग्नोर कर देते हैं शुरू से ही। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि देखें t की वैल्यू बहुत छोटी होती है, नीचे 273 से डिवाइड हो रहा है, इस पूरी रेशो का आंसर काफी छोटा आएगा, यानी पॉइंट्स में आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे मजीद छोटा हो जाएगा, क्यूब करेंगे मजीद छोटा हो जाएगा, अप टू सो ऑन। इसलिए हायर पावर्स को इग्नोर कर रहे हैं। सिंपली आपने क्या करना है, 1 प्लस nx करना है, यानी 1 प्लस n की जगह 1/2 आ गया, 1/2 इंटू x की जगह t/273 आ गया, और नीचे वाला 273 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 546। यानी आपके पास बन गया 1 प्लस t/546, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, vt डिवाइडेड बाय v नॉट। जो लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे v नॉट है उसे राइट हैंड साइड पे ऊपर लाकर मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास vt किसके इक्वल आ गया, v नॉट और ब्रैकेट्स के अंदर 1 प्लस t/546। अब v नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, v नॉट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, v नॉट प्लस फिर आगे t/546 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो बन गया v नॉट t डिवाइडेड बाय 546। अब ये जो सेकंड टर्म है ना, राइट हैंड साइड पे जो सेकंड टर्म है v नॉट t डिवाइडेड बाय 546, इसमें मैं v नॉट की वैल्यू पुट करने लगा हूं। फर्स्ट टर्म में इसलिए पुट नहीं कर रहा कि वो बाद में हम जब मर्जी पुट कर सकते हैं, लेकिन सेकंड टर्म में हमने इसको 546 के साथ सॉल्व करना है। सेकंड टर्म में v नॉट की वैल्यू पुट करें। v नॉट क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमने लाप्लास करेक्शन में भी यूज किया, उससे पहले भी यूज किया। ये होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस पे v नॉट की वैल्यू होती है 332 मीटर पर सेकेंड। जब आप 332 को 546 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.61 समथिंग। तो हमारे पास vt का फाइनल फॉर्मूला आ गया v नॉट प्लस 0.61 इंटू टी। अब ये जो राइट हैंड साइड पे T नजर आ रहा है ना, ये डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर है, ये बात याद रखें। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो VT आपको नजर आ रहा है, ये भी स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री सेल्सियस है। अगर आपसे कोई ये कहे कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो आप हमेशा यही फॉर्मूला यूज किया करें, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें स्पीड ऑफ साउंड के लिए एग्जैक्ट आंसर बता देगा, राइट। लेकिन किस यूनिट के मुताबिक, डिग्री सेल्सियस के मुताबिक। आपने टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और फिर इस फॉर्मूला में पुट करना है, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। इस फॉर्मूला को देखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि हर T डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड में कितना इजाफा होता है, 0.61 टाइम्स T। यानी अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो 1 डिग्री सेल्सियस के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड में कितना इजाफा होगा, 0.61 मीटर पर सेकंड का। देखें ये जो टर्म ऐड हो रही है उसकी बात करें, v नॉट प्लस 0.61 t। उम्मीद करता हूं इस लेक्चर की आपको अच्छी समझ आ गई है। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें।